Assalamu alaikum. So in this video, I will discuss some high-yield MCQs from antimicrobacterials, and these MCQs are usually asked in prof, or these are MLE based and some high-yield clinicals. This is the video for of our MCQ series. You can subscribe our channel because हम MCQ series की videos step by step upload कर रहे हैं. So the first MCQs: a patient is prescribed isoniazid prophylactically since another family member currently has tuberculosis. When the patient ends up getting tuberculosis, despite of the prophylaxis, resistance to isoniazid is suspected. तो इन्होंने पूछा है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू इसकी रेजिस्टेंस हुई होगी. इधर एक पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब किसी फैमिली मेंबर को टीबी हुआ हो तो उस जो फैमिली मेंबर्स होते हैं बाकी फैमिली मेंबर्स को प्रोफाइलेक्टिकली आइसोनायाजिड दी जाती है ताकि वो प्रोटेक्ट रहें. फिर इसमें हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस किस तरह होती है. जो बेसिकली आइसोनायाजिड होती है इसने हमारे ये कन्वर्ट हो रहा होता है बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में. तो ये जब टीबी के बैक्टीरिया के पास जाती है वहां पे कैटालेज होता है और वो कैटालेज आइसोनायाजिड को कन्वर्ट करके एक्टिवेट करता है. अगर रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ द जीन दैट एनकोड्स कैटालेज तो आइसोनायाजिड हमारे पास एक्टिवेट नहीं होगी. एंड व्हेन आइसोनायाजिड डोंट गेट एक्टिवेटेड तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी. सो द राइट आंसर इज ई. द नेक्स्ट एमसीक्यू, अ 67-year-old male presents with hemoptysis and cough for the past 3 months. He also has night sweats but no weight loss. He is afebrile with unmarkable physical examination. His X-ray shows 3 capacities lesions all in the upper left lung lobe. His treatment regimen consists of isoniazid, rifampin, pyrazinamide and ethambutol. तो अब ये जनरल सी आपको ओवरव्यू मिल गया, आपको पता लग गया इस बंदे को टीबी है. बट वो हमसे पूछना क्या चाहते हैं, उस बंदे को आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट पेशेंट सेड दैट ही न्यू टिंगलिंग सेंसेशन यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है. तो ये किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है हमें ये पता होना चाहिए और उसकी वजह क्या होती है. सो द राइट आंसर इज बीटा विटामिन B6 बिकॉज आइसोनायाजिड इज decreases its absorption because isoniazid vitamin B6 या pyridoxine का congener होता है. तो ये उसकी absorption डिक्रीज करता है. अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो तो टिंगलिंग सेंसेशन होगी हाथों में और पाँव में. तो द राइट आंसर इज बीटा. So the next MCQ is the following drug can produce hemolysis in the patients with G6PD deficiency. So you have to know about the drugs which cause some reactions जब G6PD की deficiency होती है. तो इधर ये मैंने इसलिए ऐड किया because it's important that Dapsone. Answer is Dapsone. कि हमारे पास ये हेमोलाइसिस करवा देगा G6PD की डेफिशिएंसी में. डेप्सोन कहाँ पे यूज होती है, ये हमारे पास माइकोबैक्टीरियल लेप्रे की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है. सो द नेक्स्ट एमसीक्यू, a 20-year-old man is brought to the emergency department by his fiancée with high-grade fever, headache, confusion, and a diffuse rash. They started the night before. His temperature is 40 degree, pulse is 120. अब ये उन्होंने उसकी कुछ बातें बताई हुई है. फिर इसमें हमें उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द रिजल्ट ऑफ लंबर पंक्चुएशन नेगेटिव ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस यानी Neisseria meningitis हुआ है. The patient is immediately administered intravenous antibiotic while fiancé give an oral prophylactic antibiotic. Which of the following is most likely mechanism of action of oral prophylaxis? So prophylaxis वो क्या लेगी. तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस हो जाता है तो इसका प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या लेते हैं. सो हम जब प्रोफाइलेक्सिस होता है ना ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई का, इसके लिए हम रिफेम्पिसिन लेते हैं. तो रिफेम्पिसिन का मैकेनिज्म हमें इधर पता होना चाहिए. तो उसका जो एक्शन होता है वो होता है बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर. सो द राइट आंसर हियर इन दिस केस इज अल्फा. ये ओरल प्रोफाइलेक्सिस में हम देंगे. तो हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, ये आपके सामने है कि क्यों दे रहे हैं. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज अ टारगेट ऑफ रिफेम्पिन, an antibiotic administered for prophylactic prevention and treatment of meningococcal meningitis. तो meningococcal meningitis के लिए हम rifampin को यूज करते हैं. The next
question is a 50-year-old female who is being treated with a multi-drug resistant regimen for tuberculosis pneumonia presented to the clinic complaining of pain and swelling of both arms for the 2 weeks. Physical exam is remarkable. A maculopapular rash across her nose and cheeks and swollen tender elbow and knees. तो कौन सी मेडिसिन इसमें ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो जो मैक्यूलोपॉपुलर रैश है, ये सारी जो आपको सिम्टम्स नज़र आ रही है ना, ये SLE लाइक सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस लाइक सिंड्रोम की ये इंडिकेशंस है। कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस में मेडिसिन करती है? सो द राइट आंसर इज आइसोनाइज़िड। आइसोनाइज़िड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज इंडिकेशंस। तो आपने याद रखना है कि SLE लाइक सिंड्रोम वाली ये चीज़ें हैं, तो इसका आंसर आइसोनाइज़िड था। तो कुछ डिफरेंट मेडिसिन आप लोगों ने हाइपरटेंशन वाले, हार्ट वाले में भी पढ़ी थी, एरिथमिया वाले में वो भी इंक्लूडेड होती है। तो हम देखते हैं क्या क्या होती है। SLE लाइक इसमें था is one of the that classically cause the condition and fits this patient current drug regimen. The others are hydralazine. हाइड्रेलाजीन आपको पता है कि हमारे पास वेजोडाइलेटर होती है, प्रोकेनामाइड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटी एरिथमिक। सो सल्फा ड्रग्स, ये कुछ ड्रग्स है जो कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस करवाती है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें आइसोनाइज़िड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर a 40-year-old man has been primary therapy for active tuberculosis for the past 2 months. At his regular clinic visit, he complains of pins and needles. तो इधर भी वही वाली सिचुएशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ प्रेजेंट कर रहा है, जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट ले रहा था। तो आप लोगों को अब तो पता होना चाहिए कि क्या हुआ होगा उसको, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। सो इट इज वेरी सिंपल नाउ फॉर यू पीपल दैट इट इज पायरिडॉक्सिन, और ये किस वजह से होगी? ये आइसोनाइज़िड की वजह से होगी। और आइसोनाइज़िड की वजह से क्यों होगी? बिकॉज इट इज कॉन्जेनर। And other MCQs, a 31-year-old white intravenous drug user was admitted to the hospital with a 4-week history of cough and the fever. A chest radiography of left upper lobe cavity infiltrate. Culture of sputum yield M. tuberculosis, susceptible to all antimycobacterial drugs. The patient receives isoniazid, rifampin, and pyrazinamide. The patient's sputum remained culture positive for subsequent 4 months. Which of the following is most likely cause? अब एक पेशेंट है, जब आप थेरेपी दे रहे होते हो ना, तो इनिशियली ये 4 मंथ के अंदर अंदर ऑलमोस्ट जो कल्चर होता है वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया होता है, लेकिन इसकी थेरेपी 4/2 एंड 2/4 वाली हमारे पास 6 मंथ चलती है। उसमें क्या होता है कि पहले 2 मंथ के लिए हम 4 ड्रग्स दे रहे होते हैं, आइसोनाइज़िड, रिफेम्पिसिन, एथेनब्यूटर और पायराजिनामाइड, और अगले 4 मंथ जो होते हैं उसमें 2 ड्रग्स देते हैं, आइसोनाइज़िड और रिफेम्पिसिन। तो अगर समटाइम्स पेशेंट का कल्चर नेगेटिव हो जाता होता है, बट हम स्टिल उसको दे रहे होते हैं ताकि, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, ताकि जो सेल के अंदर है सारे मतलब अच्छी तरह इसको क्लियर कर दिया जाए। तो अब इसमें क्या सबसे बड़ा कॉज है? अब ये मजे की बात यह है कि ऑलमोस्ट ये सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉज है हमने वो बताना है। अच्छा जी, इसका राइट आंसर पहले मैं बताता हूँ, नॉन कंप्लायंस बाय द पेशेंट, यानी पेशेंट सही तरह से इसकी मेडिसिन नहीं ले रहा। इसकी मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेनी होती है, इसकी मेडिसिन में कोई इस तरह नहीं करना होता एक दिन ले ली दूसरे दिन ना ली। अगर 4 मंथ ये कह रहे हैं तो इसको 4 मंथ में 4 मंथ का इसका डोज पूरी करनी होती है, और ये टाइम से लेनी होती है। अगर ये ना हो रहा तो इसमें हेल्थ केयर समथिंग इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि मेडिसिन का ख्याल रखे कि ये टाइम पे ली जा रही है कि नहीं। तो नॉन कंप्लायंस बाय अ पेशेंट, ये इसका आंसर है। बाकी फॉल्स पॉजिटिव कल्चर, यस ये हो सकता है। मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव कल्चर के बहुत कम चांसेस होते हैं, फॉल्स नेगेटिव कल्चर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिकेशन, हाँ ये हो सकता है, बट इतना लाइकली कॉज नहीं है। कॉन्कोमिटेंट इन्फेक्शन विद HIV, हाँ ये भी हो सकता है, बट लाइकली कॉज नहीं है। ड्रग रेजिस्टेंस, ये भी हो सकता है, बट लाइकली कॉज नहीं है। तो सबसे ज्यादा लाइकली जो हमने आंसर होता है वो बताना होता है, क्योंकि ये हमने पेशेंट में, इसमें पेशेंट को बताना होता है कि आपने मेडिसिन बिल्कुल भी अंदर नहीं छोड़नी, अगर वो छोड़ देता है तो मेडिसिन का कोई फायदा नहीं। फिर अब मैं आपको फिर से एड्स आया, जब एड्स आए तो 2 बातें याद रखनी है कि जो हमारे पास नमूनिया होता है, न्यूमोसाइटस जेरोविशिया की वजह से, और जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम एवियम की इन्फेक्शन होती है, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है और ये बहुत जगह पे देखी जाएगी।
अब इसको देखें, once weekly administration of which following antibiotic has prophylactic activity against Mycobacterium avium. So Mycobacterium avium की प्रोफाइलेक्सिस आप लोगों को अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि इसमें हम कौन सी यूज कर सकते हैं। इसमें हमने ना मैक्रोलाइड्स यूज करनी होती है। अब इधर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि एजिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन में से हम कौन सी यूज करें। तो इसमें से आप लोगों ने प्रोफाइलेक्टिक के लिए जब जाना है ना, यूज एजिथ्रोमाइसिन, बिकॉज एजिथ्रोमाइसिन हैज लॉन्ग हाफ लाइफ। तो लॉन्ग हाफ लाइफ है तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए वो मेडिसिन बेटर होती है। अब क्लिथ्रोमाइसिन डेली रेंज है, बेहतर होता है, 3 to 4 डेज लाइफ है, तो एजिथ्रोमाइसिन दे दें। तो द राइट आंसर इज अल्फा। एंड अदर सेम एमसीक्यूज, अब वही एमसीक्यूज का एक तरह से अगला पार्ट है ये। अ पेशेंट विद एड्स एंड CD4 काउंट लेस देन 100 has persistent fever and the weight loss associated with invasive pulmonary disease due to Mycobacterium avium. Optimal management इस पेशेंट की क्या होगी? तो इस पेशेंट को हम तो एक तो मैक्रोलाइड पे लगाते हैं। मैक्रोलाइड के अलावा हम यूज करते हैं एथेन ब्यूटल, और एथेन ब्यूटल के अलावा प्लस माइनस रिफाब्यूटेन होती है, नॉट नेसेसरी बट प्लस माइनस रिफाब्यूटेन होती है। प्रोफाइलेक्सिस के लिए मैंने बता दिया मैक्रोलाइड, उसमें एजिथ्रोमाइसिन देते हैं मेनली, और अगर इसकी ट्रीटमेंट करनी हो तो हम क्लिथ्रोमाइसिन, एथेन ब्यूटल और रिफाब्यूटेन देते हैं। The next MCQ, this drug has characteristic almost identical to those of gentamicin, but has much weaker activity in combination with the penicillin against enterococci. So gentamicin is an aminoglycoside here, और penicillin जब हम होते हैं ना penicillin और gentamicin देते हैं यानी aminoglycoside, तो synergistic effects शो होते हैं। तो अब इसमें हमने बताना है as much in combination against enterococci। अब इसमें gentamicin का ये माइनोग्लाइकोसाइड का आ गया कि आइडेंटिकल किससे होती है। तो जेंटामाइसिन ना मेनली जो आइडेंटिकल होती है अपनी क्लास में वो टोब्रामाइसिन से होती है। जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन हमारे पास वेस्टिबुलर डिसफंक्शन भी करवाते हैं, ये बात याद रखनी है। और जेंटामाइसिन हम ड्रॉप्स की फॉर्म में आईज और ईयर में यूज करते हैं, या आप लोग घर देखेंगे पड़ी होती है। So this is all about antimicrobial MCQs. So do subscribe our channel because more videos are going to be uploaded sooner. Thank you very much for watching.